एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शाओनिंग स्टडी एरिया में होती है तो वहाँ पर टेबल पर उस डॉल को रखा हुआ देखकर उसे ड्रॉअर के अंदर रख देती है, जिसके अंदर उसे एक क्यूट इरेजर भी दिखाई देता है। वो बोलती है कि यूएंग भी यही इरेजर यूज़ करता था जैसा कि मैं हाई स्कूल में करती थी, पर फिर वो सोचती है कि कहीं ये इरेजर उसकी क्रश का तो नहीं है, इसीलिए रख देती है। रात में अब जब ये दोनों साथ में होते हैं तो वहाँ पर शाओनिंग उससे पूछती है कि कल कोई तुम्हारा प्लान है क्या। जब वो मना करता है तो शाओनिंग कहती है कि मैं कल एक क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन यूएंग कहता है कि ये ठीक नहीं लगेगा, पर वो उसे कड़ल करते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो चल सकते हो। यूएंग भी हाँ बोलता है। उसके बाद उस क्लाइंट की फाइल देती है रीड करने के लिए। अगले दिन अब वो उस क्लाइंट से मिलती है, जहाँ पर वो क्लाइंट बोलता है कि वो तो लोन अभी लेना नहीं चाहते। तो शाओनिंग यहाँ पर उन्हें पोलाइटली बोलती है कि कोई बात नहीं है, आपको जब भी लोन चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो देखकर यूएंग शॉक हो जाता है। जहाँ बातों ही बातों में वो लोग बताते हैं कि अभी उनकी कंपनी में कोई फेयर चल रहा है। जब ये लोग पूछते हैं कि वो लोग उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं, जो सुनकर शाओनिंग को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो उन्हें इस फेयर के अंदर अपने बैंक के साथ ज्वाइन होने के लिए बोलती है, ताकि जो भी पर्सन उनके बैंक का क्रेडिट कार्ड वहाँ पर यूज़ करेगा उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो वो पर्सन पूछता है कि इससे भला हमें क्या फ़ायदा होगा। इस पर यूएंग उन्हें समझाता है कि उनको जो इंटरेस्ट आता है उससे डबल मिलेगा, जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और अब वो लोग उन्हें लोन के लिए भी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए बोल देते हैं। फिर जब यूएंग और शाओनिंग कार के अंदर होते हैं तो यूएंग उसे प्रेस करता है कि तुमने कैसे प्रोग्रेस की है। मुझे लगा था कि जब वो लोग लोन के लिए मना करेंगे तो तुम सैड हो जाओगी, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे सब कुछ हैंडल किया। वो यूएंग को कहती है कि तुम्हारे टीचिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है कि मुझे पता है कि एक क्लाइंट को तुम खुद ही हैंडल कर सकती थी, मुझे बस ये दिखाने के लिए लेकर आई कि अभी मुझे फिर से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि अभी मैंने मूव ऑन कर लिया है। शाओनिंग भी अब आराम करने के लिए अपनी बालों में से रबर निकाल कर सो जाती है। इधर ऑफिस में जिंगसाओ को देखती है जो कि पानी ले रहा था। वो उसके पास जाकर उसे नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। तभी वहाँ पर निंग आ जाती है। जाओ उसके हाथ में यूएंग का बैग देखकर कहते हैं कि यूएंग आ गया है क्या, और उसका बैग तुम्हारे पास क्यों हुआ है। शाओनिंग कहती है कि वो मुझे नीचे मिले थे, उन्हें प्रेसिडेंट के पास जाना था तो मुझे बैग रखने के लिए कहकर वहाँ पर चले गए। शाओनिंग अब उसके कैबिन में बैग रखने के लिए जाती है। तभी जाओ बोलता है कि मैं भी एक बार उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसने तो मुझे अपना बैग टच भी नहीं करने दिया। और सोचता है कि शाओनिंग के साथ शायद वो ज़्यादा क्लोज है, पर जिंग उसे ऐसे भी गॉसिप करने से मना करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। फिर शाओनिंग से कुछ क्लाइंट की बात करने के लिए उसे वहाँ से शॉप में लेकर जाती है। शाओनिंग अब उसे सारी चीज़ें बताती है कि क्लाइंट के साथ उसकी कैसे बातें हुई। तो जिंग कहती है कि फिर तो तुम्हें मोस्टली प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा और तुम अब रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगी। पर शाओनिंग बोलती है कि अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जिंग उसे बोलती है कि अभी तुम अच्छा कर रही हो और आगे रेगुलर भी बन जाओगी, लेकिन क्या प्यार के लिए सारी चीज़ें छोड़ना ही ठीक है, इससे अच्छा तो तुम सिंगल ही रहो। शाओनिंग उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने यूएन के साथ एग्रीमेंट किया है और हमारा एक गोल है, जिसका भी वो गोल पूरा नहीं होगा वो यहाँ से जाएगा। जो सुनकर जिंग उसे प्रेस करती है कि अच्छा है और पूछती है कि अभी तो अपना टारगेट से कितना दूर हो। तो शाओनिंग बोलती है कि अगर मैं रेगुलर एम्प्लॉय बन गई तो मेरा आधा टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन यूएन के बारे में उसे नहीं पता था कि उसका कितना टारगेट पूरा हुआ है। पर जिंग उसे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुम ही जीतोगी। इधर यूएंग प्रेसिडेंट के पास आता है। वो उसकी मॉम की बात करके उससे पूछता है कि अभी वो कब आ रहा है। तो यूएंग बोलता है कि अभी से, और फिर कहता है कि मैं अपनी टीम को बढ़ाना चाहता हूँ। उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए वो ओके बोलते हैं। अगले सीन में अब आकर वो सभी एम्प्लॉयज़ को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर तांग बोलती है कि आप मुझे इसके लिए इंचार्ज क्यों नहीं बनाते। पर यूएंग बोलता है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और जिंग और जाओ तुम ही इसे हैंडल करना। बाकी लोग भी अब जिस जिस काम में अच्छे होते हैं उसे हैंडल करने के लिए बोलते हैं। शाओनिंग बोलती है कि वो बिड लिखने में हेल्प करेगी, जिसके बाद ये लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए जाते हैं, जहाँ से यूएंग सैड फेस लेकर बाहर आता है। लेकिन फिर वो सभी लोगों को बताते हैं कि उनको 800 मिलियन का डिपॉजिट मिला है। तो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने कर दिखाया और ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। तभी शाओनिंग को भी मैसेज आता है कि उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जब सभी लोग बाहर जा रहे थे तो लास्ट में यूएंग को बताती है कि सभी लोग बहुत ही खुश हैं। फिर हमें उसे इंटरव्यू रूम में जाते हुए देखते हैं, जिसके अगले दिन सभी लोग शाओनिंग के साथ उसका रिजल्ट देखते हैं, जिसमें वो पास हो गई थी।
जिस वजह से सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग को किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आता है, लेकिन वो कहती है कि अभी वो बैंक नहीं छोड़ रही है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और सभी को अनाउंस करता है कि उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से वो किसी कंपटीशन में अगले राउंड में जा रहा है। सभी लोग उसे अप्लॉज करते हैं, पर जंग यहाँ पर उसे सरकास्टिक टोन में कहती है कि अगर हम तुम्हें हेल्प नहीं करते ना तो तुम 81 का प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाते। पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो सभी को बताता है कि यूएंग ने उनके लिए क्या क्या किया है, जैसे कि उनके डिपार्टमेंट में सभी लोगों की सैलरी बढ़ गई थी और जिंग को चीफ अकाउंट मैनेजर बनाया है, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी जाओ को मैसेज आता है कि सभी को ग्रुप फोटो लेने के लिए बाहर जाना है। जब सभी लोग जा रहे थे तभी जाओ जिंग को रोककर बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे थैंक यू कहना है। वो पूछते है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से ना साफ दिख रहा है। जिंग बोलती है कि तुम्हारी हैबिट है क्या मुझे ऐसे देखते रहने की। इस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर वो कुछ नहीं बोलते और सभी लोग फोटो लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जिंग यहाँ पर यूहेंग की साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन वो अपने बदले शाओनिंग को उसकी साइड में कर देती है। फिर हम यहाँ से शियो को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में होता है, क्योंकि अब उसका जॉब सिलेक्शन हो गया था। पर वो यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए आया था। तो वो जैसे ही बाहर आता है तो लिंग को बाहर वेट करता हुआ देखता है। वो उसे बुके देती है और फिर कस्टमाइज शूज़ बनवाने के लिए उसे लेकर चली जाती है। वो उसे बोलती है कि अब वो एक पुलिस वाला बनने वाला है, तो अब उसे एक अच्छी शूज़ ले लेनी चाहिए। वो अब यहाँ पर उसे काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह दिखाने लग जाती है, लेकिन वो मना करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे डिपार्टमेंट से शूज़ मिलेंगे। पर वो बोलती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसीलिए इसमें तो कम से कम मुझे अच्छा गिफ्ट देने दो। जो सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ से फिर हम लोग को एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं। जैसे ऑफिस ख़त्म होता है वो कहता है कि आज वो सभी को ट्रीट करेगा, लेकिन वो बोलती है कि मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे डैड ने पार्टी रखी है तो मुझे वहाँ पर जाना है। तभी जिंग शाओनिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू के लिए चलोगी, लेकिन शाओनिंग कहती है कि आज मेरी फैमिली डिनर है। तो जिंग बोलती है कि फिर मैं बाहर में ही चले जाती हूँ अपने लिटिल ब्रदर के साथ। अब कोई भी नहीं जाने वाला था, इसलिए शो जाओ से पूछता है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ डिनर के लिए, लेकिन वो बिना एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मैं ओवर टाइम काम करने वाला हूँ। जिंग अब अकेले बाहर के अंदर बैठी हुई थी ड्रिंक करते हुए। वो अपने आसपास देखती है कि सभी के पास फ्रेंड्स और फैमिली या पार्टनर है। तभी वहाँ पर वेटर आती है, जहाँ उसके पूछने पर जिंग खुश होकर बताती है कि उसका प्रमोशन हुआ है, जिसके लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि आज आप अकेले हो। तो जिंग कहते हैं कि तुम्हारे बोलने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ। अब उसके जाने के बाद वो सोचती है कि किसको बुलाऊं। फिर जब वो सर्च कर रही होती है तो जाओ के बारे में सोचकर फ़ोन रख देती है। इधर यूएंग और शाओनिंग पेरेंट्स के घर पर होते हैं, जहाँ पर मॉम और डैड शाओनिंग के अकाउंट मैनेजर बनने का ऑफिस कार्ड देखते हैं और खुश होते हैं कि फाइनली वो रेगुलर एम्प्लॉय बन गई। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारी फ़ोटो अच्छी नहीं आई है, क्या हम इसे चेंज नहीं करा सकते। पर शाओनिंग कहती है कि आप इसमें भी ऐसे बोल रही हो। पर यूएंग बोलता है कि तुम ना हर टाइम अच्छी लगती हो, जो सुनकर वो स्माइल करती है। डिनर के बाद अब यूएंग और शाओनिंग वॉक कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग यूएंग से अपने गोल शेयर करती है कि वो क्या करना चाहती है। वो बताती है कि कैसे वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करना चाहती है, ताकि अगर उसका रिलेशनशिप एक्सपोज हो गया तो वो यहाँ से कहीं और जाकर काम कर सके। जो सुनकर यूएंग स्माइल देता है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें मेरे गोल की प्रोग्रेस के बारे में तो सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। यूएंग तभी भी तैयार नहीं होता उसे बताने के लिए। तो शाओनिंग बोलती है कि कम से कम अपने फ्यूचर प्लान के बारे में तो बताओ। तभी यूएंग याद करता है कि उसे प्रेसिडेंट ने कहा था कि कोई वेजी कंपनी है जो कि एक नया लैंड लेकर काम कर रही है, इसके लिए उन्हें लोन चाहिए होगा। डिपार्टमेंट 2 का शिंग भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तुम दोनों साथ मिलकर इस कस्टमर को बैंक में लेकर आओ और उनमें से जो भी इस क्लाइंट को लेकर आएगा वो नॉर्थ ब्रांच का प्रेसिडेंट बन जाएगा। यूएंग ये बात शाओनिंग को बताता है, जो सुनकर वो कहती है कि मैंने भी इस बारे में सुना है, लेकिन उस पर्सन को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, वो किसी से भी नहीं मिलता, पर मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इसे कर लोगे। यूएंग कहता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सभी को बताकर हम लोग शादी कर लेंगे। जो सुनकर शाओनिंग खुश होती है। पर अब शाओनिंग के पैर दर्द कर रहे थे, इसलिए वो बैठ जाती है, तो यूएंग उसे अपनी पीठ पर बैठाकर लेकर चला जाता है। अगले दिन अब शाओनिंग मार्केटिंग के लिए उस कंपनी में होती है, जहाँ पर वो यूएंग के साथ आई हुई थी और लोगों को बता रही होती है। जिंग भी वहाँ पर होती है और जो शाओनिंग फ्री गिफ्ट दे रही थी लोगों को, उसके लिए उसे प्रेस करती है। तभी वहाँ पर कोई लेडी आती है जो कि वेल नोन होस्टेस होती है, लेकिन मैरिज के बाद वो एक काम से तो एकदम गायब ही हो गई थी। इस कंपनी ने उसे बहुत ही मेहनत करके बुलाया होता है। जिंग उसे यहाँ पर देखकर कहती है कि वो इतनी सक्सेसफुल और प्रीटी है, तब भी उसने शादी क्यों की। दूसरी तरफ यूएंग और जाओ मिस्टर शिया का वेट कर रहे होते हैं कि वो कब उनसे मिल पाएंगे। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि वो बिजी है और 2 दिन में नहीं मिल सकते। यूएंग उसका अब शेड्यूल देखता है और जाओ भी देखकर कहता है कि ऐसे तो हम उसे 1 हफ्ते तक भी नहीं मिल पाएंगे। यूएंग कहता है कि मिस्टर शिया भी 1 घंटे में स्क्वैश खेलने के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए अब उसे सोचते हैं कि वो लोग उसे वहाँ पर कैसे मिल सकते हैं।
अब वो होस्ट जैसे ही स्पीच ख़त्म करती है तो एक स्टॉल के पास जाती है कोई शो पीस खरीदने के लिए, लेकिन जब वो पेमेंट कर रही थी तो उससे पेमेंट ही नहीं हो रही थी। शाओनिंग भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब क्योंकि वो उसी के बैंक का कार्ड था तो चेक करके बताती है कि उसका कार्ड तो एक्सपायर हो गया है, जिससे अब उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। इसलिए शाओनिंग अब खुद ही उसकी चीज़ों के लिए पे करती है, जिससे वो खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है और उसको वीचैट में ऐड कर लेती है ताकि वो बाद में उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सके। इधर युएंग और जाओ जब कार के अंदर होते हैं तो जाओ से कहता है कि हमने 2 घंटे से ज़्यादा वेट कर लिया लेकिन मिस्टर शिया नहीं आए। मुझे पता चला कि शिंग वेटर की तरह ड्रेसअप करके उनसे मिलने के लिए गया था। तो युएंग बोलता है कि ये सब करने के लिए उसने ऐसी डर्टी ट्रिक पे की। तभी जाओ को यहाँ पर अपनी सीट पर एक रबर बैंड मिलता है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे स्पेशल वन का है क्या। तो युएंग उसके हाथ से लेकर कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इस पर जाओ बोलता है कि मेरे पास तो कोई है भी नहीं। पर युएंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम जिंग को पसंद करते हो। जाओ कहता है कि लेकिन वो शायद मुझे कभी भी लाइक नहीं करती। तभी जाओ ऑफिस में आता है तो तांग को अपनी सीट पर आकर बैठे हुए देखता है। वो खुश हो रही थी तो बोलता है कि क्या ये सच में युएंग के साथ है, लेकिन लगता नहीं है कि वो ऐसा रबर बैंड कभी पहनेगी। तभी शू और लू उससे बातें सुन लेते हैं और उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। वो कहता है कि तुमने कुछ गलत देख लिया होगा। पर जाओ बोलता है कि उस पर मैंने शिबा इनू बना हुआ देखा था। इस पर शू कहता है कि ऐसा रबर बैंड तो मैंने शाओनिंग के बालों में देखा था। जो सारी चीज़ें सुनकर शाओनिंग बोलने लग जाती है कि अरे ऐसा रबर बैंड तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, सभी लड़कियाँ पहनती हैं। पर यह सुनकर तांग डाउट करने लग जाती है कि कहीं शाओनिंग सच में तो युएंग के साथ नहीं है। तभी जिंग वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि उनकी फ़ोटो फोरम पे अपलोड हो गई है। जब जैसे ही उसे खोलता है तो जिंग के ऊपर जूम करके देखने लग जाता है और शू निंग से बोलता है कि तुम युएंग के साइड में खड़ी थी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वेडिंग फ़ोटो है तुम्हारी। जो सुनकर तांग गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ऐसे कुछ भी मत बोलो। इसके बाद शाओनिंग और लिंग वे शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ लिंग ये सब सुनकर उसे कहती है कि ऐसे प्रेटेंड करती रहो कि वो तुम्हारा नहीं है, यही अच्छा रहेगा। तो रिंगा भी बैग की तरफ देखकर उसे कहती है कि तुम शियो को क्यों नहीं बुला लेती, इतने सारे बैग्स मैं नहीं कैरी कर सकती। पर वो गुस्सा होकर उसे उसका नाम लेने से मना करती है। अब जब ये दोनों कैफ़े में होते हैं तब लिंग उसे बताती है कि मैंने उसे जो शूज़ दिलवाए थे उसने उन्हें वापस कर दिया और कहा कि वो मेरे डैड के पैसे नहीं खर्चा करना चाहता, लेकिन मैं तो बचपन से ही उनके पैसे खर्च करती आ रही हूँ, तो वो वाला मुझे आखिर क्या कहना चाहता है। इस पर शाओनिंग उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने जो भी किया वो ठीक किया। लेकिन लिंग गुस्सा होती है और बोलती है कि अभी के लिए गिफ्ट नहीं ले सकता था। शाओनिंग उसे कहती है कि तुम शियो को बुला लो या फिर खुद ही इन बैग्स को कैरी करो, मैं अभी इन्हें नहीं ले सकती। अब इतने सारे बैग्स को देखकर वो भी शियो को कॉल कर देती है, जो कि उसके बैग्स कैरी करने में हेल्प करता है। वो उसे बोलता है कि आज का वेदर अच्छा है तो वॉक करने के लिए चलते हैं, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के पैसों को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो शूज़ मैंने नहीं लिए। उसके बाद उसे होम लोन की बात करता है कि मैं वो लेने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर खरीद सकूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, मैं उन तक कभी तो पहुँच ही जाऊँगा ना। लिंग उसे बोलती है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि है, हम कभी तो साथ में रहेंगे ही ना, तो ये सब चाहिए होगा। उसके बाद कहता है कि मैं भी पैसे सेव करके जो शूज़ तुमने ऑर्डर किए थे उससे फिर से मंगवा लूँगा, तब तुम देखना कि वो कैसे लगते हैं। जो सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि ये ठीक है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि रात तक ओवर टाइम करता है और जब वो निकल रहा था तो वहाँ पर जिंग के स्टाफ कार्ड को देखता है, उसे लेकर वो उसे कॉल करता है। इधर जिंग पूरी तरीके से ड्रंक थी, वो अपने घर का पासवर्ड ट्राई कर रही होती है कि क्या है, तभी जाओ का उसे कॉल आ जाता है। उसकी बातों से इजाओ समझ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, इसीलिए वो भी उसके घर पर आ जाता है। वो पासवर्ड खोलकर उसे अंदर लेकर आकर काउच पर बैठा देता है, फिर उसका कार्ड रखता है। तभी जिंग उससे कहती है कि मुझे पासवर्ड चेंज करना है, रिमाइंड करवाना। जाओ कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी की कोई भी चिंता नहीं है, पर वो उसे क्यूट तरीके से कुछ पहले के इंसिडेंट्स बताने लग जाती है। उसे कहती है कि तुम इंटरेस्टेड मैन हो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ, और उसे क्लोज खींचकर कहती है कि अगर हम एक दूसरे को लाइक करते हैं तो क्या सीरियस होना ज़रूरी है, इससे बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बढ़ेंगे, और अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते। जवाब खड़ा होता है कि तुमने यही सोचा है तो ठीक है। वो उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। पर तभी जिंग उसे अपनी तरफ खींचकर किस करती है और बोलती है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो तो फिर जा क्यों रहे हो। अब वो उसे एक बार कंफर्म करता है कि अभी जो कुछ भी वो बोल रही है वो सच है ना, पर वो उसकी शर्ट को अनबटन करते करते सो जाती है। तो देखकर जाओ कहता है कि अरे बस इतना ही। फिर वो उसे काउच पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। युएंग और निंग इधर कार में होते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि शियो और लिंग ने फ़ोटो डाली है, इसका मतलब वो दोनों फिर से साथ में आ गए। शियो ने जो किया अच्छा किया, लेकिन युएंग अपने ही थॉट्स में होता है।
जो देखकर नेंग बोलती है कि वेजी प्रोजेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो यंग बताता है कि हम तो मिस्टर शिया से मिल ही नहीं पा रहे। मैं नहीं चाहता कि शिंग बैंक का प्रेसिडेंट बने, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर मेरा भी प्रमोशन नहीं हुआ तो मुझे 4-5 साल इस पोस्ट पर ही रहना पड़ेगा और आगे के लिए वेट करना होगा। पर शाओनिंग उसे समझाती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे। अब जब वो सिग्नल पर रुकते हैं तब वो उसे हक करती है। तभी साइड में तांग की कार भी आकर रुक जाती है, जो कि इन दोनों को देख लेती है। जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो तांग बहुत गुस्सा होकर कहती है कि यूहेंग की मॉम की बीमारी का टाइम पर शाओनिंग तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शाओनिंग उस टाइम पे यूहेंग के क्लोज आई है। रात को अब यूहेंग शाओनिंग को मसाज दे रहा होता है और उसे बताता है कि जाओ ने बताया कि मिस्टर शिया ने 2 बैंक्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। जो सुनकर वो खुश होकर कहती है कि ये तो अच्छा है ना, फिर ये तुम्हें ही मिलेगा। पर वो उसे मसाज करते हुए बोलती है कि तुम ना मूड अच्छा रखो और सब कुछ अच्छा ही होगा, और इस मामले में मैं तुम्हारे मेंटर बन सकती हूँ। जो सुनकर यूहेंग को एक आइडिया आता है और वो उसे किस करके थैंक यू बोलता है। अगले दिन अब ऑफिस में जिंग आती है। तभी जाओ उसके पास आता है कि तुम सोबर हो गई अच्छे से। उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि तुमने कल क्या किया था। तो जिंग बोलती है कि क्या याद करना था मुझे, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे याद दिलाने के लिए मुझे पासवर्ड चेंज करना है। जो सुनकर जाओ चिल्लाता है और उसे एक फाइल देकर फ्रस्ट्रेट होकर अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। पर जिंग स्माइल कर रही थी क्योंकि वो उसे जानबूझकर टीज कर रही थी। तभी शाओनिंग को किसी मिस फांग का कॉल आता है अकाउंट के लिए। जब वो चेक करती है तो उसका ऑलरेडी अकाउंट होता है डिवीजन 2 के अंदर। वो जिंग से पूछती है कि क्या करे, क्योंकि 2 साल में उसने उस अकाउंट में कुछ भी नहीं किया था। तो जिंग जिसके अंदर ये अकाउंट होता है उसे कॉल करके ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। शाओनिंग अब यहाँ पर उस लड़की याओ को कॉल करके बताती है, लेकिन वो गुस्से से कहती है कि तुम मेरे क्लाइंट लेना चाहती हो, बिल्कुल भी नहीं। निंग उसे समझाती है लेकिन वो नहीं समझती और कहती है कि अपने मैनेजर को बात करने के लिए कहो। तांग भी ये सुनकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम कितनी चीप हो, दूसरे के क्लाइंट्स छीन रही हो, तुम्हें ये बैंक कैसे टॉलरेट कर सकता है। पर शाओनिंग उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉ भी उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो तांग गुस्से से प्रेसिडेंट के ऑफिस जाती है और सोचती है कि अगर मैं इनकी रिलेशनशिप के बारे में बता दूं तो प्रेसिडेंट शाओनिंग को निकाल देंगे। वो जैसे ही जाने वाली होती है तो अंदर यूएंग को बात करता हुआ सुन लेती है, जो कि प्रेसिडेंट से वेजी कंपनी को कैसे हैंडल करे उसके लिए प्लान बता रहा होता है कि उसके एक मेंटर है मिस्टर जिया। उसको अगर हम मिस्टर शिया से बात करवाएं तो शायद बात बन सकती है और प्रेसिडेंट इस पर काम करने के लिए कहते हैं। जो सुनकर तांग सोचती है कि मैं यूएंग को अपनी वर्थ दिखाती हूँ, उसके बाद वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा। वो अब मिस्टर जिया को कॉल करती है और बोलती है कि वीकेंड पर ना मुझे आपसे कुछ काम है, तो मैं सैटरडे को मिलने के लिए आ रही हूँ। यूएंग अब जैसे ही लिफ्ट से आता है तो शाओनिंग उसे बताती है कि क्या हुआ और उसे डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर शिंग मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो याओ भी साथ में होती है। शिंग से बोलता है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो भला हमारे क्लाइंट क्यों छीन रहे हो। वेंग समझाता है कि उसने छीना नहीं है, उस क्लाइंट के अकाउंट में 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी। रूल्स के हिसाब से 1 साल बाद ऐसे क्लाइंट को कोई भी अप्रोच कर सकता है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो शाओनिंग को ये बोलता है कि वो क्लाइंट को कॉल करके पूछ ले कि वो किसके साथ अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहती है, याओ के साथ या फिर शाओनिंग के साथ। ये सुनकर शिंग याओ को उस कस्टमर की डिटेल्स शाओनिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर गलत है। पर याओ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यूएंग अब शाओनिंग को भी भेज देता है। तभी शिंग यहाँ पर उसे कहता है कि मैंने अभी अकाउंट भी ट्रांसफ़र करवा दिया है, तो हमारे रिलेशन भी कोई फ़र्क मत पड़ने देना। और वेजी कंपनी के साथ क्या प्रोग्रेस है। यूएंग बोलता है कि हम तो अभी तक उससे मिले भी नहीं हैं। तो शिंग कहता है कि वो भी एक नॉर्मल क्लाइंट ही है, उसके पीछे इतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब उसे आराम से हैंडल करते हैं ना। यूएंग भी इस बारे में सोचने के लिए बोलता है। इसके बाद हम यूएंग को देखते हैं, वो जैसे ही पार्किंग लॉट में आता है तभी तांग भी वहाँ पर आती है। उसे मिस्टर जिया की बात बताती है कि कैसे वो उनसे मिलने वाली, तो बताता है कि मैंने भी यही सोचा है। तांग कहती है कि हमारे बीच में एक कनेक्शन है और उसे कहती है कि मैं सैटरडे के दिन जा रही हूँ, हम दोनों कलीग्स है तो अच्छा रहेगा ना, साथ में चलते हैं। यूएंग हाँ बोलता है। तांग उसे कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही लोग हो गए हैं। उसे यहाँ पर शाओनिंग की बात करने लग जाती है कि उसे ना बिल्कुल सेंस नहीं है, वो लोगों के क्लाइंट छीन रही है। ये सब कुछ जिंग भी सुन लेती है। उसे आकर कहती है कि तुमने सुबह भी शाओनिंग पर बेफालतू में चिल्लाया था और ऐसे बात कर रही हो, ये सब में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हमने भी ये सब किया है। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। वो उसे पूछते है कि तुमने भी किया है ना, जिस पर वो आकर हाँ कहता है, जिससे तांग गुस्सा हो जाती है। यूएंग भी यहाँ पर उसे ऐसी हरकतें करने के लिए वार्न करता है और चला जाता है। अब जिंग भी जा रही होती है, लेकिन फिर से जाओ के पास आकर कहती है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक मीटर ठीक करना आता है क्या। तो वो हाँ बोलता है। वो कहती है कि ठीक है फिर वीकेंड पर आ जाना ठीक करने के लिए। तो जाओ भी उसे ओके बोलकर खुश होता है।
शाओनिंग और यूएंग अब जब शाम को जॉगिंग कर रहे थे तब वो उसे समझाता है कि वो ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, नहीं तो याओ जैसे और कई लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें ढंग से काम नहीं करने देंगे। उसके बाद बताता है कि वो तांग के साथ अपने मेंटर से काम के लिए मिलने के लिए जा रहा है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर दी है वीकेंड के दिन। शाओनिंग बोलती है कि अगर तांग को पता चल गया तो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी दिखाना चाहता हूँ और वो ओके बोलती है। यहाँ से फिर सीधा हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूएंग और तांग एक दूसरे के साइड वाली सीट पे होते हैं और उनके थोड़ा आगे ही शाओनिंग बैठी हुई थी। वो यूएंग को मैसेज करके बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गए हो, सेम फ्लाइट के अंदर टिकट बुक की है मेरी। यूएंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अपने मेंटर मिस्टर जुआ से मिलने के लिए जाते हैं। यूएंग उनको सब कुछ बताता है तो वो उसके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं। तांग उनसे कहती है कि जब आप वहाँ पर आएंगे तो यूएंग और मैं आपको ना बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। जो सुनकर उनके सर कहते हैं कि तुम लोग शादी करने वाले हो क्या। यूएंग उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तांग उससे कहती है कि अभी के लिए तो हम कलीग्स ही हैं और सीनियर थोड़े से शाय है ना, तो ये सब मत बोलिए। अब उनके टीचर को कोई काम था इसीलिए वो चले जाते हैं और यूएंग उससे कहता है कि मैं बाद में जब मेंटर वहाँ पर आएंगे तो उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तांग कहती है कि मेंटर सही बोल रहे थे ना मैरिज के लिए। उसके बाद एक जगह पर रुककर उसे बोलती है कि तुम्हें याद है कि हम यहाँ पर पहली बार मिले थे, और बताती है कि कैसे मैं तुम्हें हमेशा बास्केटबॉल खेलते हुए देखती रहती थी। यूएंग बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है और उसे बोलता है कि वो सारी पास्ट की चीज़ें हैं इसीलिए उस पर ध्यान मत दो, हम सिर्फ अभी कलीग हैं और दूसरों को हमारे रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंड करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन उसे कहती है कि मैंने क्लासमेट्स को बुलाया है तो मिलने के लिए चलोगे क्या, लेकिन वो मना करके चले जाता है। शाओनिंग भी यहाँ यूनिवर्सिटी में होती है तो यूएंग उसे बास्केटबॉल कोर्ट के वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर वो खेला करता था। फिर उसे कैंपस घुमाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे साथ कोई रहे। शाओनिंग कहती है कि अभी मैं आ गई हूँ और उससे पूछता है कि तुम्हारी सच में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। यूएंग मना करता है। शाओनिंग सोचती है कि एक क्रश तो बहुत ही पावरफुल है, सब उसी की वजह से है। फिर वो उसे अपने डॉम के वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ उनकी बालकनी को बंद कर दिया गया था। वो उसे बताता है कि कैसे वो रात में लाइब्रेरी से जब पढ़कर आता था तो वो बालकनी से चढ़कर ऊपर जाया करता था। जो सुनकर वो शौक होकर कहती है कि तुम क्या इतने ज़्यादा पढ़ते थे। अब जब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तभी वहाँ पर यूएंग का फ्रेंड मिल जाता है जो कि उसी यूनिवर्सिटी में टीचर था, जिससे वो शाओनिंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर तांग सभी लोगों के साथ डिनर कर रही थी। सभी यूएंग की बात करने लग जाते हैं पर तांग उसकी तरफ से यहाँ पर सभी को सॉरी बोलती है कि वो नहीं आ पाया। सभी लोग बोलते हैं कि देखो तुम तो अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो और कॉलेज में भी तुम लोग एक साथ में थे। यूएंग ने तुम्हें पहली बार कैसे बचाया था। तब तांग याद करती है कि कॉलेज के टाइम जब उसके ऊपर बॉक्स गिरने वाला था तब यूएंग ने उसे बचाया था। तभी से तांग को ऐसा लगने लगा था कि वो ना उसे पसंद करता है और उसने ऐसे जानबूझकर उसे अप्रोच किया। और तांग की यही गलतफहमी अभी तक चलती हुई आ रही थी। यहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी मैरिज का वेट करेंगे। तांग कहती है कि उसके लिए तो अभी टाइम है। तभी वहाँ पर जो पर्सन यूएंग से मिला था वो आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि अभी उसने यूएंग को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब तांग यहाँ पर खुद को एम्बैरस होने से बचाने के लिए कह देती है कि असल में ये एक सीक्रेट था जो कि यूएंग सभी से छुपा रहा था, लेकिन अब देखो वो खुद ही पकड़ा गया। और सभी लोग फिर से बात करने लग जाते हैं। इधर यूएंग शाओनिंग को लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ वो पढ़ाई करता था। वहाँ के टीचर भी उसे पहचान लेते हैं और उसे कहते हैं कि पहली बार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आए हो। शाओनिंग उनसे पूछती है कि ये कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं था, तो वो टीचर मना करते हैं और बोलते हैं कि इसने बताया था कि ये किसी को पसंद करता है। वो लड़की अगर देखा जाए तो एकदम तुम्हारे जैसी दिखती होगी। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे क्रश तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हें ऐसी लड़की मिल गई जो कि उसकी जैसी दिखती है, लेकिन अगर वो आ भी गई ना वापस तब भी मैं तुम्हें उसको नहीं दूंगी। यंग तो यहाँ पर उसे बताना भी चाहता था कि वही उसकी क्रश है, लेकिन वो उसे बताने का मौका ही नहीं देती, इसलिए वो स्माइल करने लग जाता है। इधर जाओ जेंग के घर में उसके मीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। वो जैसे किचन में जाता है तो देखता है कि वहाँ का पाइप लीक कर रहा था। वो उसे ठीक करने लग जाता है। जेंग उसे मना करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खाना कभी कभी बनाती है, पर वो कहता है कि तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कितने पैसे खर्चा करती हो और अपनी लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बाहर की मील्स खाना कम करो, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा।
जिन भी यंग लड़कों से तुम मिलती हो उन्हें भी बनाने के लिए कह सकती हो ना अपने लिए खाना। तो जिंग बोलती है कि वो सिर्फ उन पे पैसा खर्चा करती थी, इसीलिए ही आते थे। वो अपने पेरेंट्स के पैम्पर्ड किए हुए बच्चे हैं, वो भला उसके लिए खाना क्यों बनाएंगे। वो फिर जाओ को प्रेस करती है कि तुम घर की सारी चीज़ें कर लेते हो। तो जाओ कहता है कि तब भी मैं अभी तक सिंगल हूँ। जिंग फिर उसे बताने लग जाती है कि जब वो सबसे पहले सिटी के अंदर आई थी वो अकेली थी, तब उसके साथ क्या क्या हुआ था। जो सुनकर जाओ बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तो बोलती है कि हम लोग बात कर रहे थे इसीलिए बताया। मैं सोचती हूँ कि अगर कभी मेरा कोई पार्टनर होता जो मेरी हेल्प करता, मैं जब जॉब से आती तो मेरे लिए गर्म खाना तैयार करके रखता, ये सब कितना अच्छा होता ना। मतलब कि वो इनडायरेक्टली उसे अप्रोच कर रही थी। दोनों अब सीधा किस करते हुए बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर जाओ से पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है। तो जिंग कहती है कि मैं सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो सुनकर वो खुश होता है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर लिंग शियो से मिलने के लिए आती है। उसने जो भी केसेस पूरे दिन के अंदर हैंडल किए थे वो उसे सबके बारे में बताता है। तो लिंग उसे बोलती है कि तुम इतना काम में ज़्यादा बिजी हो, इस सब के साथ तुम्हें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, क्यों ना हम वीकेंड पर विंड सर्फिंग के लिए चले। शियो हाँ बोलकर उसे एडवांस कितना ये पूछता है। पहले तो लिंग मना करती है लेकिन फिर बताती है। जिसका प्राइस सुनकर शियो से कहता है कि हमें ना वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमारे फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना चाहता हूँ। तो लिंग बोलती है कि हमें प्रेजेंट की खुशियों को भी तो ऐसे ख़राब नहीं कर सकते ना फ्यूचर के लिए, और पैसे मैं दे रही हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। अगले सीन में लिंग अब सर्फिंग करके आती है। तभी उसे एक लड़की विंड सर्फिंग के लिए और कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बोल रही थी, पर उसे यहाँ पर शियो की बात याद आती है पैसे सेव करने के लिए, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। वो सोचती है कि एक दिन हो गया है लेकिन उसने अभी तक उसे कॉल ही नहीं किया, पैसों की वजह से वो मुझसे ब्रेकअप थोड़ी ना कर सकता है। इसीलिए वो खुद ही उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि पुलिस स्टेशन में वो कितना ज़्यादा बिजी था और इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहा था। जैसे वो बाहर आता है तो उसे देखकर खुश होता है। दोनों बैठकर अब बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो नूडल्स खा रहा था क्योंकि उसने सुबह से काम की वजह से कुछ खाया भी नहीं था। लिंग को अब यहाँ पर थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा था। वो उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि पैसे अर्न करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं तो ऐसे ही रेकलेसली तुम पर अपने स्टैंडर्ड्स थोप रही थी। शिव उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लिंग उसे कहती है कि मैं आज विंड सर्फिंग के लिए गई थी तो मुझे कुछ ज़्यादा भी खास नहीं लगा, और लेदर शूज़ ये सब मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोला था बिना तुम्हारी चीज़ों को कंसिडर किए, इसलिए अब से हम अच्छे से बात करके सारी चीज़ें सॉल्व किया करेंगे। जिस पर वो भी हाँ बोलता है। अगले दिन अब यूएंग प्रेसिडेंट को बताता है कि मेरे मेंटोर के बारे में बताने की वजह से मिस्टर शिया इंटरेस्ट ले रहे हैं और अभी कुछ दिनों में मीटिंग भी करने वाले हैं। जो सुनकर प्रेसिडेंट खुश होता है, उसे ऐसे ही काम करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ डिवीजन 2 की मीटिंग में शेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि यूएंग ने कहा था कि वो रिलैक्स करेगा, यानी कि वो वेजी कंपनी पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, और अभी देखो यही सब कर रहा है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो काफ़ी खुश होता है और सभी से कहता है कि शिया की कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसे अब्रॉड जाना पड़ेगा। अभी यूएंग ने जो भी मेहनत की है वो सब कुछ ख़राब होने वाली है। ये सारी बातें शाओनिंग जाओ वगैरह सभी को पता चल जाती है। ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी शाओनिंग यूएंग के ऑफिस में जाने वाली थी, पर तांगो से बीच में आकर रोकते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम यूएंग की इस सब में हेल्प कर सकती हो। मैंने तुम्हें रोड पर उसके साथ में देख लिया था और यूएंग की मॉम की वजह से तुमने उसे फंसा लिया, नहीं तो वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होता। वो डायरेक्टली अब यूएंग के कैबिन में जाती है जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा था। वो फ़ोन रखकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो उसे कहती है कि मेरा डैड वेजी कंपनी से अभी इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसके अब्रॉड जाने से पहले मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग फिक्स करा सकती हूँ। यूएंग इसके लिए कंडीशन पूछता है। जो तांगो से कहती है कि मुझे पता है कि जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई तो तुम्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए तुम शाओनिंग के साथ आए, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम ये रिलेशनशिप क्यों रख रहे हो। वैसे भी इसका आउटकम अच्छा नहीं होगा अगर तुम शाओनिंग से दूर रहो। तो मैं अपने डैड से बात करती हूँ। पर यूएंग उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, आगे से काम के बीच में पर्सनल मैटर्स को मत लेकर आना। तांग गुस्से से बाहर आ जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है। सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी वो बोलने लग जाती है कि ऐसे चिपका रिलेशनशिप क्या तुम्हें लगता है कि कोई अच्छा आउटकम देने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसे ऐसे देखकर जाओ और जिंग एक दूसरे को टेक्स्ट करके पूछते हैं कि क्या ये हमारे बारे में बात कर रही थी। जो सुनकर जिंग उसे बोलती है कि क्या तुम गिव अप करना चाहते हो मेरे ऊपर। वो फिर शाओनिंग से इशारों में पूछती है कि क्या उसे पता चल गया तुम्हारे बारे में, जिस पर वो हाँ बोलती है। इसके बाद हम लिंग और शाओनिंग को एक शॉप में मिलते हुए देखते हैं।
जो सब सुनकर लेंग उसे कहती है कि क्या तुम उसे बोलने से युएंग को छोड़ने वाली हो। वो मना करती है और कहती है कि बस फिर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे और युएंग की कंप्लेन करेगी। उसके बाद शाओनिंग शिया की बात करने लग जाती है कि उसकी वजह से युएंग को फिर से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी लेंग उसे बताती है कि कल जब मैं रात को अपने डैड को पिक करने के लिए गई थी, वहाँ पर मिस्टर शिया और मिस जिंग जो कि उस कमरे के अंदर होस्ट थी, उनको साथ में देखा था। वो दोनों कपल लग रहे थे। जो सुनकर नेंग शॉक हो जाती है कि कहीं मिस्टर शिया उसके हस्बैंड तो नहीं है। उसी वक्त लेंग को शियो का मैसेज आता है कि मुझे पेमेंट मिली है, मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगी सामान लेने के लिए, जिस पर वो हाँ बोलती है। लेकिन जो चीज़ें वो यूज़ कर रही थी वो सभी वो ले रही थी। जो सब शियो देखता है कि हर चीज़ का प्राइस दूसरी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोलता। अब जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है तो लिंग शॉक हो जाती है अमाउंट देखकर और उसे बोलते हैं कि मुझे ना आज पहली बार पता चला कि हमारा डिटर्जेंट इतना एक्सपेंसिव है। वो बोलती है कि ये सब सामान के तो इतने पैसे हो गए, तुम्हारी 1/3 सैलरी तो इसी में चली गई। पर शिव कहता है कि वैसे भी ये घर का सामान था तो चलता है। पर वो कहती है कि मुझे ना काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैंने इतने सारे पैसे स्पेंड कर दिए। अगले दिन अब शाओनिंग मिस जिंग को मैसेज करती है और उनसे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही शाओनिंग पहुंचती है तो वो तो उसे रेड एनवेलप दे रही थी जो उसने उनके लिए गिफ्ट खरीदा था उसके लिए। लेकिन शाओनिंग उसे लेने से मना कर देती है और इसके बदले में एक हेल्प मांगती है। वो बोलती है कि क्या आप दारुए बैंक की युएंग और मिस्टर शिया की मीटिंग फिक्स करा सकती हो। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।